हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने स्टार्ट किया था कास्टिंग सिस्टम। कास्टिंग सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कास्टिंग सिस्टम बेसिकली कास्ट असर्टेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुराद ये है कि कास्ट को प्लस किया जाता है, कास्ट को इकट्ठा किया जाता है। तो उसके अंदर हमने कुछ सिस्टम के बारे में इनिशियली डिस्कस किया था, और एक जो उसका बुनियादी और फर्स्ट जो हमारे पास कास्टिंग सिस्टम है, जॉब ऑर्डर के कास्टिंग सिस्टम, उसको हमने स्टडी किया था। जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम के अंदर पहले तो ये कि जो कास्टिंग सिस्टम है उसके कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर वन जो यूज किया जाता है उसमें हमारे पास जॉब ऑर्डर कास्टिंग है। दूसरा हमारे पास प्रोसेस कास्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है, मार्जिनल कास्टिंग है, एक्सेट्रा। लास्ट टाइम हमने जॉब ऑर्डर कास्टिंग के अंदर डिस्कस किया था कि ये उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यूज किया जाएगा जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो कस्टमाइज्ड होगा, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे से फर्क होगा, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसकी एग्जांपल है जैसे हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर, जहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोडक्ट जो था वो हेट्रोजीनियस नेचर का था, तो उसमें हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो टेक्निक या मेथड यूज किया था उसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हमने वहाँ पे यूज किया था। अगर उसी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर को मैं लिंक करूँ तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर जो सेकंड हमने टाइप या सेकंड मेथोडोलॉजी जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यूज की थी, ये मेथड यूज किए थे, वो हमारे पास कास्ट फ्लो अजम्पशंस थे, जिसमें लाइको फाइफो और एवरेज आप जानते हैं। और उनके लिए भी बेसिक कंडीशन हमारे पास ये थी कि आपके पास जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपके पास होमोजीनियस नेचर का होगा। तो इसी तरह से जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैं अपने चैप्टर के ऊपर आता हूँ प्रोडक्ट कास्टिंग पे, और आज हम इंशाल्लाह प्रोसेस कास्टिंग को इसके अंदर जो सेकंड इसका मेथड है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम के अंदर हमने देखा कि वो कस्टमाइज आपकी चीज़ें होती हैं। आपने आपने अपने कस्टमर की नीड एंड वांट के मुताबिक उसको आपने डिलीवरी करनी होती है। और अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस कास्टिंग, वो क्या है। अच्छा, प्रोसेस कास्टिंग के अंदर सिंपल सी बात है कि पहली एक दो तीन बातें मोटी मोटी अपने माइंड में याद रखें, तो आप प्रोसेस कास्टिंग आराम से कर सकते हैं। प्रोसेस कास्टिंग बड़ा सिंपल एरिया है। जैसे आपने देखा था कि हमारे पास जॉब ऑर्डर कास्टिंग भी एक बहुत सिंपल सा एरिया था, सिर्फ हमने कास्ट को वहाँ पे इकट्ठा किया था। एक छोटी सी चीज़ जो हमने एफओएच के हवाले से एक छोटी सी चीज़ उसमें थी जिसको हमने एस्टिमेट किया था, अप्लाइड एफओएच को यूज किया था, बाकी मटेरियल और दूसरी चीजें वहाँ पे अवेलेबल थी। प्रोसेस कास्टिंग के अंदर जैसा कि नाम से जाहिर है, बुनियादी चीज माइंड में याद रखनी है कि चूंकि इसके अंदर कंटिन्यूस इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजें हमारे पास फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ चीजें हमारे पास इन प्रोसेस रहती हैं। तो इन प्रोसेस जो चीजें होती हैं उनको भी हमने देखना होता है। जॉब ऑर्डर कास्टिंग के अंदर बुनियादी चीज हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उसके अंदर मटेरियल, लेबर और एफओएच अगर हमारे पास एक्चुअल नहीं है तो उसको हम अप्लाई करके उसको उसकी पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन प्रोसेस कास्टिंग के अंदर जरा बात पहले माइंड में रखो ना, आपकी आपके पास फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर इस महीने के एंड पे आपके पास स्टार्ट में, महीने के स्टार्ट पे आपने 500 यूनिट्स उसमें प्रोसेस के लिए शुरू किए थे। मैं सपोज करता हूँ कि 500 टेबल्स आपने प्रोसेस के लिए शुरू किया। जब हम लास्ट दिन पे आए, 30th डेट पे आए, तो हमने देखा कि 500 को स्टार्ट में हमने उसके प्रोसेस किया था, तो हमने देखा कि 200 तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल पैक्ड हैं, उन पे फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गई हैं, लेकिन रिमेनिंग 300 हुए वो इन प्रोसेस हैं। अब जरा देखो, जो आपके पास जॉब ऑर्डर कास्ट था उसके अंदर तो बस आपका तैयार चीज थी, उसमें कोई इन प्रोसेस में तो कोई चीजें नहीं थी, तैयार चीज थी, उसको आपने उसको देख लिया। लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट आपका इन प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको प्रोसेस कास्टिंग कहा जाता है। चलें और एक और मोटा पॉइंट, एक तो ये प्रोसेस कास्टिंग जैसा कि नाम से जाहिर है इसके अंदर प्रोसेस होंगे, और जॉब ऑर्डर कास्टिंग उसका नाम इसीलिए था कि वो स्पेसिफिक जॉब के ऊपर काम किया जाएगा। ये एक मोटा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, बस एक और मोटा डिफरेंस अपने माइंड में रखें, वहां पे आपकी चीजें हेट्रोजीनियस नेचर की थी, एक प्रोडक्ट दूसरे से फर्क था। लेकिन प्रोसेस कास्टिंग के अंदर आपके पास जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होमोजीनियस नेचर का होगा। सारे प्रोडक्ट
के अंदर स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, होमोजीनियस कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर फीचर्स जो भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगी सारे प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कास्टिंग इज अ मेथड ऑफ कास्टिंग यूज्ड टू असर्टेन द कास्ट। हमें पता है कि जितने भी मेथड्स हैं वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग है या मार्जिनल कास्टिंग है, जो भी है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव टू असर्टेनमेंट होता है, आपकी कास्ट को इकट्ठा करना होता है। देखना होता है कि जिस प्रोडक्ट की आप अकाउंट फार कर रहे हैं उसमें मटेरियल, उसमें लेबर और उसमें एफओएच का जहां तक मुमकिन हो हम उसकी ट्रू एंड फेयर एस्टिमेशन करने या उसकी असरटेनमेंट करने या एक्युमुलेशन करने जा रहे होते हैं कास्ट की आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेसेस। अब देख लो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। अच्छा, प्रोसेसेस से आप एक और तरह से भी मुराद ले सकते हैं कि जैसे देखें गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देख लें कि उनकी प्रोसेसिंग डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होती है। मैं सपोज करता हूँ कि पहली प्रोसेसेस के अंदर उनकी बॉडी बनती है, दूसरे प्रोसेसेस के अंदर उनके इंजन्स और टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और थर्ड के अंदर उनकी फिनिशिंग जिसके अंदर टायर, सीट्स और बिल्कुल आखिरी के अंदर या इसी के अंदर आप इंक्लूड कर दें कलर्स वगैरह। तो तीन डिफरेंट प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो प्रोसेस कास्टिंग भी आप देख लें, जैसा कि नाम से जाहिर है अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के जा रहा है तो फिर उसके लिए आप प्रोसेस कास्टिंग इज द बेस्ट मेथड टू अप्लाई। ऑपरेशन आर स्टेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेयर द प्रोसेस आर कैरिड आउट इन वन और ठीक है एक डिपार्टमेंट में हो या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के अंदर हो या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट। और हाँ, ये वन और मोर द फॉलोइंग फीचर, यहाँ पे सारे फीचर अवेलेबल हैं। नंबर वन, हम किस सूरत के अंदर प्रोसेस कास्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर कोई सा पॉइंट एक या एक से ज्यादा अगर अप्लाई हो सकता है तो हमारे लिए प्रोसेस कास्टिंग बहुत सूटेबल है, उसको हम यूज करेंगे अपने कास्ट असर्टेनमेंट के लिए। द आउटपुट ऑफ द वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ अ नेक्स्ट प्रोसेस। जैसा कि मैंने बता दिया, गाड़ी वाली एग्जांपल आपको दे दी। एक एक पहला जो अगर डिपार्टमेंट है, ये यूनिट है, उसका जो आउटपुट होगा वो डेफिनेटली दूसरा जो प्रोसेस है उसके लिए इनपुट होगा, और जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो फिर थर्ड जब डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा तो वो उसका इनपुट होगा, और पिछले दो डिपार्टमेंट से चूंकि वो आउटपुट के तौर पे आगे साबित हुआ है। होमोजीनियस जी, प्रोडक्शन होमोजीनियस होगा इसके अंदर जी, बिग क्वांटिटी होगा जी, मास प्रोडक्शन इसके अंदर होगा, स्टैंडर्ड प्राइस होगा, देयर इज ऑफन लॉस ऑफ प्रोसेस ड्यू टू स्पॉइलेशन, श्रिंकेज या वेस्टेज, इसके अंदर बिल्कुल लॉसेस वगैरह का इशू, इसको भी हम देखेंगे। प्रोसेस कास्टिंग के अंदर हमारा एक एरिया लॉसेस को भी कवर करता है। आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन में बी द सिंगल प्रोडक्ट but may be also in a byproduct or joint product. Process casting is a method used where it is not possible to identify separate unit of production. जहाँ पे जॉब ऑर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है, हर यूनिट्स की अलग अलग हमें उसकी काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस नेचर के हमारे पास यूनिट हैं, उनकी प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस है, उनके अंदर जो फीचर यूज़ किए गए हैं वो भी स्टैंडर्ड है, तो सिंपल, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो फिर अलग अलग करने की क्या जरूरत है, सारी चीजों को एक ही दफा हम उसको एक ही जगह पे देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मास प्रोडक्शन है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, उनमें ये बहुत ज्यादा सूटेबल है जहाँ पे हम प्रोसेस कास्टिंग यूज करते हैं। जहाँ पे एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल है ऑयल रिफाइनिंग है, फूड एंड ड्रिंक्स है, पेपर है, या केमिकल बिजनेसेस है। जल्दी से स्टूडेंट थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें प्रोसेस कास्टिंग को समझने में, जो हमने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस यूनिट नंबर 13 के अंदर जॉब ऑर्डर कास्टिंग को देखा था, उसकी इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस का थोड़ा सा पता चल जाएगा तो हमें अपनी जॉब ऑर्डर कास्टिंग के जो हमारे आइडियाज हैं या अंडरस्टैंडिंग है उनको भी हम यहाँ पे अप्लाई आसानी से कर सकेंगे। नंबर वन, जॉब ऑर्डर कास्टिंग, इसको कंपेरिजन किया जा रहा है प्रोसेस कास्टिंग के साथ। अभी तक हमने जो बातें की हैं ऑलमोस्ट कोई सारी होंगी। ईच जॉब इज डिफरेंट, यस हमें पता है, फर्क है, हेट्रोजीनियस है, और यहाँ पे आपकी जॉब जो है वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसी होंगी, जैसे हमने होमोजीनियस के वर्ड से शो किया है। कास्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय जॉब, यस हमें पता है कस्टमाइज जॉब होती हैं, हर जॉब दूसरी जॉब से फर्क है, आपके कस्टमर डिफरेंट है, हर कस्टमर की नीड एंड वांट डिफरेंट है। आप जब कस्टमर की नीड एंड वांट के मुताबिक उसको अगर आप एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है तो फिर हर प्रोडक्ट की हमें अलग अलग से
कास्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि कास्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोसेस कास्टिंग या प्रोसेस के अंदर चलेगा, तो हम कास्ट को हर डिपार्टमेंट की लेवल के ऊपर एक्यूमुलेट कर देंगे, और फिर जब हम फर्स्ट डिपार्टमेंट से सेकंड डिपार्टमेंट में अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करेंगे तो हम उसकी कास्ट भी ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। अगर पहले डिपार्टमेंट के अंदर किसी कास्ट के ऊपर किसी उस प्रोडक्ट के ऊपर 2 पर यूनिट आपका कास्ट इनकम हुई है तो वो फिर आगे चला जाएगा। अगर सेकंड के अंदर 3 हुआ है तो वो आपस में सम हो जाएगा। मेन सेकंड डिपार्टमेंट के एंड पे हमारे पास जो ओवरऑल कास्ट होगी वो 5 होगी, और इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट है वो प्रोसेस साथ साथ होता रहेगा। और सिंपल हम अपनी कास्ट को एक्यूमुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ डिपार्टमेंट and the basis of a production units. Costs are captured on the basis of on a job cost sheet. Yes, हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, छोटा सा शीट है, छोटा सा हमारे पास एक समरी डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है जॉब कास्ट शीट। और आज जो हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कास्ट अकाउंटेंट के लिए, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और या आपके कोर्स के अंदर। नंबर 1 हमने डॉक्यूमेंट जो बनाया था वो हमने बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर बनाया था, जहाँ पे हमने सिर्फ कास्टिंग को सीखा था, और हमने पहला डॉक्यूमेंट बनाया था विच इज कॉल्ड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। और आज हम ऑलमोस्ट लास्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आपके लिए, जो आपकी बिजनेस के CGS एंड CPR, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इनिशियल कह दें, या एक और तरह से अगर मैं इसको आपको बात करूं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग के दरमियान एक पुल है। आप देख लें, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी यूज करते हैं जब हम हमने अपना इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। लेकिन आगे चल के अगर मैं ये कहूँ कि कास्ट अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो आपके पास CPR है, विच इज अ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बनाएंगे इंशाल्लाह। इसमें और क्या होता है, यूनिट कास्ट आर कंप्यूटेड बाय द जॉब। यस, यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना। तो देखिए कास्ट अकाउंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब पर यूनिट कास्ट या यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना है। हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी जो चीज है ओवरऑल हमने सारी चीजों को वहां पे अकोमोडेट करके, मटेरियल, लेबर, FOH प्रॉपरली हम अकोमोडेट करके उसकी प्राइस, उसकी कास्ट अगर क्लियर कर दें तो वी आर अकाउंटेंट। हम बता रहे हैं कि जी इसकी जो कास्ट है पर यूनिट हमें 10 आ रही है, फिर डिसाइड किया जाता है कि उसकी आपके सेलिंग प्राइस क्या अब मुहैया किया जाए। और यहाँ पे आपका कास्ट हम यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि हम अगर कास्ट को कंप्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ डिपार्टमेंट, तो डेफिनेटली उसको अगर डिपार्टमेंट के अंदर आपने कंप्यूट किया उसकी ओवरऑल कास्ट को, टोटल कास्ट को, लेकिन पर यूनिट कास्ट क्या होती है, पर यूनिट कास्ट क्या होती है? पर यूनिट कास्ट बड़ी सिंपल है, जितने भी यूनिट आपने प्रोड्यूस किए उनकी टोटल कास्ट, उस पर कितना खर्चा है उसको कैलकुलेट करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो आपने किए, उनकी क्वांटिटी जो आपने प्रोडक्शन में कन्वर्ट किए उसको डिवाइड करें तो पर यूनिट 100 रुपया खर्चा हुआ जी, 10 यूनिट बने तो 10 पर यूनिट आपका आ जाएगा। लिहाजा अगर डिपार्टमेंट की बेस पे ओवरऑल कास्ट को अकाउंट फॉर किया जाएगा तो फिर उसी की बेस पे आपका पर यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट होगा। आगे चलता है, इन प्रोसेस कास्टिंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आल्सो कॉल्ड प्रोसेस कास्ट शीट। देख लो यहाँ पे जॉब कास्ट शीट है जॉब ऑर्डर कास्टिंग के अंदर, और यहाँ पे हम प्रोसेस कास्ट शीट बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका नाम है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, जिसको हम सिंपल CPR से शो करेंगे या CPR से इसको बोलेंगे। At the end of a casting period, generally a month, a cost of production report is prepared, just like a CGS, cost of goods sold जैसे प्रिपेयर किया जाता है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी एक पैक्ट, एक उसका स्ट्रक्चर है, उसका डिजाइन है, लॉजिकल डिजाइन है, उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेवल के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको, उनके डिफरेंट सेक्शंस हैं जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट हमें जरूर अगर चाहिए वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टोटल हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट चाहिए वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइम कास्ट हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होती है, काफी सारी चीजें। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स आज देखेंगे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बड़े मजे की रिपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। इसमें भी सारी चीजें आपको उसी तरह से एक रिपोर्ट नजर आएगी जिसको आगे चल के आप एज एन इंफॉर्मेशन अपने डिफरेंट डिसीजन के लिए यूज कर सकेंगे।
It summarizes the data of quantities produced and cost incurred by each department. ये important बात है भाई, पहली बात कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से सबसे पहली बात कि दो चीजें शो करेगा। कौन कौन सी चीज? नंबर वन कि कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है। अब क्वांटिटी प्रोड्यूस करने से क्या मुराद है कि जी जैसे मैंने एग्जांपल पहले दी कि आपके पास अगर 100 टेबल्स आपके महीने के एंड पे, महीने के स्टार्ट के अंदर 100 टेबल्स आपके पास फैक्ट्री के अंदर आई थी, तो देखना ये है कि एंड पे आपने कितनी प्रोड्यूस कर दी है, कंप्लीट है, फिनिश गुड में कन्वर्ट है, और कितनी वर्क इन प्रोसेस के अंदर है, और वो जितनी वर्क इन प्रोसेस के अंदर है उस पे कितना वर्क हो गया। ये चीजें सारी हम यहाँ पे अंडर बेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट देखेंगे। It also serves as a source document for passing accounting entries. Yes, source document है। इसकी बेस पे हम अपने अकाउंटिंग जो हमारे कास्ट अकाउंटिंग की रिलेटेड जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम पास कर सकेंगे। The cost of production report shows, अब देखें मोटी मोटी चीजें यहाँ पे मतलब उस वक्त आएगा जब हम बनाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या देख रहे हैं। तो स्टूडेंट आई रिकमेंड कि जब हम एक पहली एग्जांपल करें उसके बाद फिर आके ये फर्स्ट पेज को आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर नजर आएगा उसके कॉन्सेप्ट। टोटल यूनिट कास्ट ट्रांसफर टू द फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट से जितनी भी कास्ट उस डिपार्टमेंट पे इनकट होगी उसको आगे हम ट्रांसफर करेंगे। डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी कास्टें हो सकती हैं? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट आर एडेड बाय द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये तीनों कास्टें भी लग सकती हैं और इनमें से कोई भी एक या दो मिस भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 3 कास्टें हर डिपार्टमेंट के अंदर इनकी होती है। जैसे हमें पता है कि ओवरऑल कास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। यूनिट कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, हम पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट और उसको फिर अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे। टोटल एंड यूनिट कास्ट क्यूमुलेटेड टू ईच ऑफ सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा यहाँ पे आ जाए, ये आखिरी बात पढ़ लेते हैं। Cost transfer to the succeeding department or to the finished goods store room. इसमें ऐसे होगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स CPR के अंदर 2 केसेस होते हैं। एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है। पहला डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कास्ट इनकर हुई है, वहाँ पे हमने उसकी अकाउंटिंग की है और आगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिनिश बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और वो स्टोर रूम को चला गया। ये एक केस होता है। लेकिन इसके अलावा एक और केस भी होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट आपके पास होते हैं। पहला डिपार्टमेंट, वहां से उस डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं के जो उसकी एक्टिविटीज हैं उसके परफॉर्मेंस के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट अपना काम करेगा एंड देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट एंड देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट टेल टू द एंड डिपार्टमेंट। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के कितने सेक्शंस हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR के लिए हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए होता है, इसको आगे चल के हम परफॉर्म करते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट उन चंद रिपोर्ट्स के अंदर हैं, कास्ट अकाउंटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करने जैसे ही आप प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने रिपोर्ट ठीक की है या गलत की है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, अबाउट 80-90% रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें रिपोर्ट के अंदर ही आपको कंफर्म हो। जैसे एक मैं सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ट्रायल बैलेंस की, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जैसे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो उसी के पॉइंट पे हमें पता चल जाता था ट्रायल बैलेंस के अंदर जब उसकी डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं होते थे कि इसमें कोई एरर है। इसी तरह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट उन चंद रिपोर्टों में शामिल है। चूंकि आपने देखा है इससे पहले हमने अगर कोई रिपोर्ट बनाई है वो लेबर के रिलेटेड है या वो मटेरियल के रिलेटेड है या इवन वो CGS है, उसमें हमें कंफर्म नहीं होता था, कोई 2 बैलेंसेस आपस में टैली नहीं हो रहे होते थे। लेकिन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर जो मुझे मजे की बात नजर आती है इसके अंदर वो ये भी है कि इसमें 2 बैलेंसेस इक्वल भी हो जाएंगे। अगर वो इक्वल होंगे तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। अगर उसमें डिसएग्रीमेंट आ जाएगा तो फिर आप उसी लेवल के ऊपर उसको देख सकते हैं। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। Cost of production report, simply CPR is divided into 5 sections. Pehla point. Each section is meant to provide a specific information
अब इसके 5 सेक्शन है स्टूडेंट्स। 5 सेक्शनों पे भी जाने से पहले मैं आपको बात बताऊं, 2 पहले सेक्शन जो होंगे वो आपका ये 5 सेक्शन है। नंबर 1 सेक्शन इज अ क्वांटिटी स्केड्यूल। मैं इसको अग्रीन करता हूँ। क्वांटिटी स्केड्यूल में आपने क्या बताना है कि कितने यूनिट्स क्वांटिटी में बताना है। देखो क्वांटिटी में, अमाउंट में नहीं, ये क्वांटिटी हो गया इसके अंदर। नंबर ऑफ यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोसेसेस के अंदर आए थे उस डिपार्टमेंट के अंदर। सपोज आपके पास 50 यूनिट इन प्रोसेस के अंदर आए थे फर्स्ट डेट को, ये जो भी डेट आपके पास थी स्टार्टिंग की, उसके अंदर आप दूसरी चीज इनको ये बताएंगे इसी क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर कि कितने यूनिट आपने कंप्लीट करके ट्रांसफर कर दिए टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और टू अ स्टोर रूम। और तीसरी चीज आपने फिर ऑटोमेटिकली हमें कंफर्म हो जाएगी, हम डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे कि 50 यूनिट अगर प्रोसेस में स्टार्ट हुए हैं, 20 कंप्लीट हो गए हैं, तो डेफिनेटली ऑब्वियस बात है कि हमारे पास 30 यूनिट इन अब प्रोसेस आपके पास है। ये हमें सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर बताना होता है और ये डेटा आपको गिवन होगा, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। लाइन है 3 लिखेंगे और आगे उसका डाटा पुट कर देंगे, डबल रूलिंग कर देंगे, डन। इस कोई इसमें साइंस नहीं है। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, कॉपी पेस्ट स्टेप है। दूसरे पे चलते हैं, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। जैसे बताया है, क्या आपकी समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। कास्ट अकाउंटेंट है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, गाड़ी की एग्जांपल माइंड में रख लें कि हर गाड़ी में अगर 3 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके अंदर मटेरियल का भी खर्चा होता है, लेबर का भी और एफओएच का भी खर्चा है। लिहाजा हर डिपार्टमेंट के अंदर जितना जितना खर्चा आएगा तो उसके टोटल खर्चे में हम जमा कर देंगे और फिर उसको पर यूनिट में उसको कैलकुलेट कर देंगे। और इसी तरह से ये हर डिपार्टमेंट का खर्चा एक्यूमुलेट होके 4-5 जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको जब प्लस कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास पर यूनिट कास्ट, टोटल पर यूनिट कास्ट हमारे पास, या ओवरऑल पर यूनिट कास्ट ज्यादा सूटेबल वर्ड है, ओवरऑल पर यूनिट कास्ट हमारे पास इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल। हम दूसरा, अच्छा ये मैंने दूसरा सेक्शन, दूसरा जो आपका स्टेप है या सेक्शन है, इसको भी मैंने ग्रीन किया है। भाई ये डाटा भी आपको गिवन होगा, आपको बताया जाएगा कि डिपार्टमेंट, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितना मटेरियल का खर्चा है, कितना लेबर का खर्चा है और कितना एफओएच का खर्चा है, बिल्कुल दिया जाएगा। लिहाजा ये भी हमारे लिए इसके अंदर भी कोई खास अकाउंटिंग नहीं है, ये एज इट इज हमने उठा के इसको आप प्लेस कर देना है, वहां पे रख देना है, ठीक है, चीजों को लिख देना है। अभी हम इसको देखेंगे फॉर्मेट, जैसे सीजीएस का फॉर्मेट। थर्ड स्टेप, मैं इसको ब्लू करता हूँ बेटा, ये थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारा काम शुरू होता है बिलिंग अकाउंटिंग। अब जरा देखो, कैलकुलेशन में डियर स्टूडेंट्स आपको 2 मिनट लगेंगे, आप कैलकुलेशन को समझ लेंगे, इसको डिवाइड किया, इसको प्लस किया। लेकिन समझ, अगर ये छोटा सा पॉइंट अगर आपके माइंड में आ जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर इस पॉइंट के अलावा कोई और खास पॉइंट है। छोटे छोटे पॉइंट तो हो सकते हैं लेकिन खास पॉइंट एक ही है। जरा गौर से देखें, सेक्शन का नाम क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस तो हम समझते हैं, एक प्रोडक्शन है, उसको स्टार्टिंग में आपने 300 यूनिट्स दी है प्रोड्यूस करने के लिए। मैं एग्जांपल अपने माइंड में रखता हूँ, सोप्स, अ पीस ऑफ सोप्स, 300 सोप्स हमारी इस तरह से बैचेस में हमारी प्रोडक्शन हो रही है, सपोज करते हैं 300 सोप्स उसको दिए। आगे क्या हुआ है, उसको उसके जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एक डिपार्टमेंट का, मैं सपोज करता हूँ 7 डेज है। आफ्टर 7 डे चेक किया तो हमने ये देखा कि उसमें से जो यूनिट्स थे हमारे पास वो 220 कंप्लीट हो गए। डेफिनेटली 220 कंप्लीट हो गए, तो आगे हमारे पास कितने यूनिट रह गए, हमारे पास 80 यूनिट उसके अंदर रह गए। अब जरा बात सुनो, जहाँ पे प्रोसेस कास्टिंग नहीं था, छोटी सी बात है, फार्मूले से और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन मेन आइडिया इसके अंदर क्या है, मेन आइडिया ये, देखो मेरी बात सुनो, जहाँ पे प्रोसेस कास्टिंग नहीं था ना, तो हमें हमारा बड़ा आसान होता था। हम ये काम करते थे कि जितनी भी कास्ट इनकर हुई है उसको नोमिनेटर में रख लेते थे और डिवाइड कर देते थे जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए। अब इस एग्जांपल को अगर अपने माइंड में रखो कि 220 प्रोड्यूस हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और कास्ट हमने पूरी इनकट जो की थी वो भी हमने लिख ली उसके ऊपर नोमिनेटर के अंदर, और 220 हमने उसकी प्रोडक्शन दे दी। उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट में, सपोज करता हूँ हमारे पास पर यूनिट आगे 8 पर यूनिट। तरस कर सोचो ना यार, ये जस्टिफाइड है या फेयर अकाउंटिंग कर रहे हैं? क्यों? तो इस तरह कैलकुलेट करते नहीं। देखो, जो आपने कास्ट इनकर की थी वो आपने तो 300 के ऊपर इनकर, ठीक है, उसमें से अभी 80 जो अभी कंप्लीट नहीं है, इन प्रोसेसेस हैं, आपकी फैक्ट्री के अंदर है, लेकिन जरा गौर से देखो ना,
उसके ऊपर तो कुछ मटेरियल का खर्चा हो गया है ना ऑलरेडी। इस तरह तो नहीं है कि वो इन प्रोसेस के अंदर जीरो कंडीशन पे पड़े हुए हैं। वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर वर्क इन प्रोसेस हो गई है, मीन उनके ऊपर मटेरियल का भी कुछ खर्चा है, लेबर का भी कुछ खर्चा हो गया और एफओएच के भी खर्चा हो गया। और वो जो खर्चा हुआ है उसको आपने जब यहाँ पे खर्चा जब आपने पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो उस एक्सपेंस से आपने माइनस नहीं किया, आपने वो पूरा खर्चा ऊपर लिख लिया और नंबर ऑफ यूनिट उतने ही लिखे जितने प्रोड्यूस हुए हैं। इन अदर वर्ड सिंपल लफ्जों में बेटा मैं बताऊं कि आपने जो यूनिट इन प्रोसेसेस रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ आपके एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है उसको आपने अकोमोडेट नहीं किया, आप अपना जो पर यूनिट कास्ट शो कर रहे हैं वो ओवर एस्टिमेट शो कर रहे हैं, वो इसलिए कि उसके अंदर खर्चा ज्यादा शो कर रहे हैं, आप यूनिट कम शो कर रहे हैं इसलिए वो पर यूनिट ज्यादा शो रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, इसका इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, एक हमारा छोटा सा सेक्शन है, इसको हम आगे समझेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस कैसे करेंगे। यहाँ पे फेयरनेस आ जाएगी, यहाँ पे ये नहीं होगा कि जो आपने खर्चा किया है वो तो 300 के ऊपर किया हुआ है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो उसमें से 80 अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन खर्चा तो हो गया। लेकिन जब आप पर यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अच्छा एक और चीज भी है, अच्छा आप कहें अच्छा इसके लिए तो बड़ा सिंपल आइडिया आप ये भी रख सकते हैं कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर या डिवाइडर जो होगा वो 300 कर दें। अगर 300 करेंगे तो फिर भी आप ना इंसाफी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी देखो कुछ खर्चे तो आपके ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है उसके ऊपर भी आपका इनकर हो गए जिसको आप चार्ज आखिर में कर रहे हैं। तो इस इन दोनों इसके अंदर फेयरनेस लाने के लिए हम इसके अंदर फेयरनेस लाने के लिए एक छोटा सा सेक्शन बनाएंगे स्टूडेंट जिसमें हमें इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस बोलेंगे, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद याद रखें देखो जब इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस आ जाएगा तो पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना हमारे लिए फेयर हो जाएगा। इसीलिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, मैंने इस पर ज्यादा स्ट्रेस किया है कि जो सीपीआर स्टेटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट ही आपका इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड है, इसलिए उसके बाद दो इस सेक्शन हमने बनाने हैं, ये वाला और ये वाला सेक्शन बनाना है। उसके ऊपर जितना भी हमें जो यूनिट प्रोड्यूस का जो हमें डेटा मिलेगा वो हम इक्विवेलेंट यूनिट की बेस पे आगे लेके चलेंगे और इसकी बेस पे हम पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। हमें पता है टोटल जितने भी कास्ट इनकर हुई है, अगर मटेरियल की इनकर हुई है तो मटेरियल को नोमिनेटर रखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके होंगे उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह से फिर आखिर में हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो सब डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो फिनिश गुड्स हैं उस पर कितना कास्ट हमारा इनकर हुआ है और फिर जो हमारा इन प्रोसेसेस जो यूनिट्स हमारे हैं जिन पे अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ उस पर कितना कास्ट इनकर है। आखिरी बात स्टूडेंट्स करूं और फिर हम आगे चलेंगे कि आपका ये जो सेक्शन ये जो पार्ट 2 है मैं ब्लू करता हूँ, येलो कर देता हूँ। आपका पार्ट 2 जो है और पार्ट 5 भाई इनके अमाउंट सेम होनी चाहिए। देखो पार्ट 2 तो आपको डेटा दिया जाएगा जैसा मैंने बताया, क्वांटिटी स्केड्यूल और कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसका तो आपको डेटा दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा, उसको आप सम कर लेंगे और जब हम आखिरी सेक्शन बनाएंगे तो आखिरी सेक्शन का जो टोटल होगा अगर वो कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट इन सिंपल वर्ड्स टोटल अमाउंट ऑफ अ कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, अगर आपका कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज जो सेक्शन नंबर 5 है उसके बराबर अगर अमाउंट आ जाएगी, दोनों की अमाउंट सेम होगी तो हमारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास आज के लिए एग्जांपल नंबर 1 है chapter 14.1 example 14.1 manufacturing company makes a single production in a department of 1। फर्स्ट डिपार्टमेंट का केस है आज हम स्टूडेंट, बाय द वे आज हम फर्स्ट डिपार्टमेंट का केस देखेंगे आज की क्लास के अंदर और इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का केस भी हम देख लेंगे। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट बड़ा सिंपल हो जाएगा अगर आप फर्स्ट डिपार्टमेंट का बेसिक आइडिया समझ लें। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, सीपीआर रिपोर्ट आपने बनानी है, किससे डेटा आपको गिवन है, मैंने आपको बताया दो किस्म का डेटा आपके पास गिवन होगा, एक डेटा आपके पास मटेरियल जो उसके ऊपर प्रोडक्शन कास्ट है वो इनपुट होगी, दूसरा प्रोडक्शन ये कितने इनपुट आउटपुट यही डेटा हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरह से तीन अगर समझ लेंगे 3 पार्ट आपका डेटा आपके पास होंगे तो वो 3 पार्ट ही होंगे हर क्वेश्चन के अंदर। देखो इसमें हमारे पास ये कह रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट था इसके अंदर हमने जो कास्ट इनकर की है मटेरियल के केस के अंदर वो हमारे पास है 24,500। लेबर के रिलेटेड हमारे पास है जी 29,450
और हमारे पास FOH का जो डेटा है वो 28,500 मेन इस डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर 1 है इस पे ये टोटल कास्ट हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड हुई है। ओके जी, प्रोडक्शन का डेटा हमारे पास क्या शो कर रहा है? प्रोडक्शन का डेटा ये शो कर रहा है कि यूनिट स्टार्टेड फॉर प्रोडक्शन जो थे हमारे इन यूनिट 50,000 मीन जब इस डिपार्टमेंट के अंदर हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किए तो हमने 50 यूनिट्स इन प्रोसेस में डाले थे। फिर क्या हुआ, जब हमारा प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हुआ तो देन वी सी 45,000 यूनिट्स हैव बीन 100% कंप्लीटेड। उसको बिल्कुल उस पे सारा काम हो गया था, लेकिन जो अल्टीमेटली वी नो 50,000 इन प्रोसेस किए थे, 45,000 कंप्लीटेड, देन माइनस करें तो आपके पास 5,000 जो है वो रिमेन इन वर्क इन प्रोसेस नॉट कंप्लीटली उस पे कंप्लीट काम नहीं हुआ। दो इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन आपको उसकी कास्टिंग के बारे में, दूसरी प्रोडक्शन के बारे में, और तीसरी और इम्पोर्टेंट जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस है हमारे पास प्रोसेस कास्टिंग के लिए, जो हमने प्रोसेस कास्टिंग में जो वर्क इन प्रोसेस के अंदर भी जो चीजें हैं उनको भी हम देख रहे होते हैं। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कह रहा है कि जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं ये 5,000 यूनिट की तरफ ये इशारा कर रहा है, ये वालों की 45 तो कंप्लीट हो गए, वो तो चले गए, तो स्टोर रूम में वो हमारा काम ही नहीं है। अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है तो उसका काम है, या फिर वो स्टोर रूम है तो उसका काम है, हमारा काम उस पर खत्म हो गया। आप सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 1 को ही देख रहे हैं, लेकिन अब ये 5,000 भी तो इन प्रोसेसेस थे, अल्टीमेटली इस पे भी काम हुए। तो वो डेटा कह रहे थे एट द एंड ऑफ द मंथ रॉ मटेरियल 5,000 पे रॉ मटेरियल जो है वो 100% कंप्लीट हो गया। जो रॉ मटेरियल जो वर्क था वो इन 5,000 पे कंप्लीट है, इन पे और कोई रॉ मटेरियल का काम हमने नहीं करना। फिर क्या है, लेकिन उस पे जो कंप्लीटेड एंड लेबर एंड FOH एट द रेट ऑफ 50% सिंपली के जी मटेरियल का काम तो सारे का सारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी जो लेबर और FOH का काम है वो ऑलमोस्ट 50-50% हो गया है और 50-50% रिमेनिंग है। जैसे ही लेबर और FOH का काम 50-50% हो जाएगा तो सिंपल बात ये कि ये जो यूनिट्स हैं ये भी आपके इन आगे चले जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट, बाकी तो सारा डेटा आपने आपको सिंपल प्लस माइनस ही करना है, ज्यादातर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसके अंदर, और कुछ हमारा काम नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात ये देखनी कि देखो मेरी बात सुनो, ये सारी कास्ट को अगर आप प्लस करें तो जितनी भी इसकी वैल्यू बनती है, मैं सपोज करता हूँ 80,000 अगर बनती है, तो यार ये अगर मैं पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं फिर पर यूनिट कास्ट के लिए ठीक है अमाउंट तो ये सामने मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन जो मैं उसका डिनोमिनेटर के अंदर जो यूनिट जो प्रोडक्शन उसकी है वो मैं कौन सी वैल्यू दूंगा? ये जो 50,000 हमने इन प्रोसेस में डाले थे ये 50-50 दे दूं, 45 मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए कि ये कंप्लीट हुए, लेकिन ये 5,000 पे भी देखो कुछ काम हो गया है ना, और वो जो काम हुआ है वो इसी कास्ट के अंदर से हुआ है। अब बात ये कि ना तो मैं 50,000 को चार्ज कर सकता हूँ अगर फिर ट्रू रहने के लिए कि अगर 50,000 का 50,000 ये खर्चा हो गया तो ये 5,000 के ऊपर जो खर्चा है वो किधर जाएगा? अगर मैं 45,000 को चार्ज कर दूं फिर ये 5,000 आ जाते हैं, और ये बेसिकली ये 5,000 जो हमारे लिए एक बेस है कि आप पर यूनिट कास्ट के लिए टोटल प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, यूनिट प्रोड्यूस को नहीं देखेंगे, या जैसे हम वहां पे देख रहे थे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर कि जब हमें पर यूनिट कास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती थी तो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हम वहां पे देखते थे। लेकिन यहाँ पे आप यूनिट प्रोड्यूस नहीं देख सकते। यूनिट प्रोड्यूस इसलिए नहीं देख सकते कि कुछ यूनिट इन प्रोसेसेस भी हैं और उन पे भी काम हो गए। उसके लिए छोटी सी चीज है जिसको हम इक्विवेलेंट यूनिट बनाना सीखेंगे, बस ये है इसके अंदर। पहला स्टेप बड़ा सिंपल जी, क्वांटिटी स्केड्यूल पेट वर्डिंग है इसी तरह से देनी है। आपने लिखना है क्वांटिटी स्केड्यूल, अपने वर्क बुक के अंदर लिखना, अपने आपके वर्क बुक के अंदर चाहिए ये चीज अवेलेबल है, ये आपको नजर आएगी, देख लो इसको, पहले देखते हैं फिर आगे लिखेंगे इंशाल्लाह। क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर जी पहला क्या है जी, क्वांटिटी स्टार्टेड इन प्रोसेस, हमें पता है इसने बताया हुआ 50,000 स्टार्ट किया था, 50,000 हमारे पास यहाँ पे आके डन हो गया जी, इंफॉर्मेशन गिवन, डबल रूलिंग करेंगे यहाँ पे ताकि ये आगे प्लस में हो सके, ठीक हो गया। इसके बाद जी फिर हम फर्दर डेटा दे रहे हैं कि यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, या अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट ना हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू द वेयर हाउस या स्टोर लिखना पड़ेगा। 45 यूनिट्स 45,000 यूनिट्स, ठीक हो गया जी। और हमारे पास बाकी 5,000 जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं। अच्छा वो इन प्रोसेस है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें काम आएगा आगे,
जब हम पर यूनिट या इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो उसने ये भी बता दिया कि ये जो 5000 यूनिट इन प्रोसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे इसके ऊपर ये नहीं है 0% काम नहीं है, इस पे ये है कि मटेरियल का सारा काम हो गया, लेबर और एफओएच का आधा आधा काम हुआ है, और उसी तरह से आखिर में इसने 50,000 को 45,000 प्लस 5,000 को प्लस करके 50,000 को आउटपुट कॉलम में रिपोर्ट करके, ये सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 विच इज कॉल्ड अ क्वांटिटी स्केड्यूल, जिसमें इनपुट आउटपुट और वर्क इन प्रोसेस के हमने डेटा को शो करना होता है, सिर्फ डेटा हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा आपके पास। आगे चलता हूँ, दूसरा सेक्शन, सेकंड सेक्शन, सारा डेटा अवेलेबल, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखेंगे कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, व्हाट डिपार्टमेंट, यहाँ पे मेंशन है डिपार्टमेंट का समटाइम नाम होता है माइनिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट का नाम है, ABCD मेंशन करेंगे। उसके बाद देख लें मटेरियल 24,500, 29,000, 28,500, ये डेटा भी आपको ये सारा अवेलेबल है, 24,500, 29,450 एंड 28,500। क्वेश्चन के अंदर ये पहली दो सेक्शंस तो हमने कॉपी पेस्ट ही करनी है, हमारे पास डेटा सारा अवेलेबल है, हमने यहाँ पे डेटा रिपोर्ट कर दी, और डेटा रिपोर्ट करने के बाद हमने इस वैल्यू को ग्रीन किया, इसलिए कि यही वैल्यू अगर हमारे पास सेम 82,450 का अमाउंट अगर हमारे पास सेक्शन नंबर 5 के अंदर आएगा, जिसका नाम है कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, अगर उसके अंदर आएगा इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन, इसके बाद जितने 2-3 स्टेप्स हमने करने होते हैं, दो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है डेटा के अंदर, तीनों स्टेप्स के इसका मतलब हमने ठीक किए, और मैंने बता भी दिया कि थर्ड स्टेप से हम हमारा काम होगा, उसके बाद इतना आसान है, लेकिन थर्ड स्टेप हम देखेंगे। थर्ड स्टेप के लिए कुछ और 2-4 बातें हैं इंपॉर्टेंट जो अपने माइंड में आपने रखनी है। इन ऑर्डर टू अराइव एट कास्ट पर यूनिट, हमें कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए द टोटल कास्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सिंपल सा फार्मूला वो दे रहा है कि अगर आपने कोई कास्ट पर यूनिट कास्ट या कास्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है तो आप उस एलिमेंट की सारी कास्टों को प्लस करें और डिवाइड कर दें, जितने भी आपने यूनिट अब प्रोड्यूस किए हैं उसके अंदर प्रोड्यूस कर दें, ये सिंपल हमें पता है पर यूनिट कास्ट का सिंपल फार्मूला है। फॉर दिस पर्पस व्हेन एट द एंड ऑफ द कास्टिंग पीरियड देयर आर सम पार्शियली कंप्लीटेड, मैं वही अगेन वही बात कर रहा हूँ कि कुछ अगर यूनिट्स आपके पास, अच्छा देखो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने की तो कोई जरूरत ना होती, अगर जितने यूनिट इन प्रोसेस में हम डालते हैं उतने ही हमारे आउटपुट आ जाता, 50 आपने स्टार्टिंग में की और 50 आउटपुट हो गया, फिर हमें कोई मसला ही नहीं था, इसलिए कि 50,000 कंप्लीट है, जितनी उसके हर एलिमेंट मटेरियल लेबर एफओएच को प्लस कर देते हैं तो उस पर डिवाइड कर देते 50,000 को, हमारे पास पा गए। लेकिन इशू कब हुआ है, जब आपके पास जो इन प्रोसेस के अंदर कुछ यूनिट जो इस केस के अंदर हमारे पास 5,000 रह गए, इन्होंने हमें मजबूर किया कि हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएं जो फेयर एंड ट्रू होगा और रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वैल्यू, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, चलें डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, ये चले जाएं, ये भी बड़ा सिंपल है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, हम इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, मैं फिर अपनी बात को एक दफा फिर स्टार्ट करना चाहूंगा कि अब हमें इन तीन वैल्यू में से पता करना है कि कौन सा यूनिट या इनके दरमियान कहीं आएगा, 50,000 और 45,000 के दरमियान ही कुछ आएगा, ठीक है, इसको हमने देखना। देखो हमने क्या किया, हम चले गए, हमने ऊपर लिखा जी इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस, आपने भी ऐसे करना है, हम अलग अलग करेंगे तीनों का। सबसे पहले देखो हमने लिखा मटेरियल, ये लिखा मटेरियल, और यही छोटा सा पॉइंट है, इसको रिपीट करेंगे आगे। मटेरियल में 45,000 तो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, ये डेटा जो हमें 45,000 वाला बता रहा है, ये सब के लिए हम पहले ये लिखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 5,000 में कितने इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस है, कि जो मेन यूनिट है उसके बराबर के कितने यूनिट हमें इक्विवेलेंट बनते मिलते हैं। 5,000 के 5,000 इक्विवेलेंट यूनिट तो उस वक्त हो जाते हैं जब 5,000 के 5,000 कंप्लीट हो जाते हैं। अब 5,000 में कुछ पार्शियल कंप्लीटेड है, उसको हम एक पूरे जो कंप्लीट यूनिट है उसके इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सिंपल ऑप्शन में। अब यहाँ पे आ जाओ, 45,000 तो कंप्लीट हो गया मटेरियल का, लेकिन उसके बाद जो 5,000 है उस पर भी 100% वर्क डन हो गया, तो इसका मतलब है कि 50,000 तो 50,000 मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट है। इसका मतलब है जब भी हम मटेरियल की पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे उसका इक्विवेलेंट यूनिट भी 50,000 ही है,
इसलिए कि 45,000 जो नंबर ऑफ यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं उस पे भी मटेरियल का काम खत्म था, और जो हमारे पास इन प्रोसेस 5,000 यूनिट है उन पे भी खत्म है। तो सिंपल सी बात है 50,000 कंप्लीट है, लेकिन दूसरों को देखें, दूसरा जो लेबर है उसमें तो 45,000 कंप्लीट करके हमने भेज दिया आगे, लेकिन जो 5,000 रिमेनिंग वर्क इन प्रोसेसेस हैं हमारे 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 फैक्ट्री में प्रोसेसेस के अंदर पड़े हुए हैं, उस पर 50% वर्क डन है। देखो ये डेटा भी हमें यहाँ पे गिवन था कि जी मटेरियल आपके पास 100% कंप्लीट है, और जो आपके पास लेबर और एफओएच है उसका आपके पास 50% कंप्लीट है इन 5,000 जो इन प्रोसेस यूनिट है इनके लिए डेटा। इसी को हम इसको देखें 45,000, अब 5,000 का जब 50,000 हम 5,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली 2,500 बनेगा। इसका मतलब है देख लें हमने अब इक्विवेलेंट यूनिट्स देखो, इक्विवेलेंट यूनिट्स लेबर के अब आपको फेयरनेस बिल्कुल नजर आनी चाहिए कि लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट यूनिट्स 50,000 भी नहीं है, और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 45,000 भी नहीं है, बिल्कुल दरमियान में होगा। दरमियान में इसलिए कि जो आपके पास 5,000 यूनिट इन प्रोसेस हैं उस पर भी कुछ काम हो गए, और कुछ जो वो कुछ काम हो गए उसको हमें कंप्लीट जो काम है उसके बराबर हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो हमें पता चला 2,500 वैल्यू आती है। इसको 45,000 में प्लस किए तो आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट 47,500 आ जाएगा। इसी तरह से देख लें, चूंकि लेबर और एफओएच दोनों के हवाले से 50% वर्क डन था, तो इसमें भी सेम ही हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। बस बस स्टूडेंट इतना ही ठीक काम है मेरे ख्याल से, जो आपका जो नया काम समझ सकते हैं आप। अभी ये तक आप अगर आपने नहीं देखा है इसको इक्विवेलेंट यूनिट का, बाकी चीजें अब हमारे पास, अब इसके बाद जो भी हम अपने यूनिट प्रोड्यूस की जब बात करेंगे तो फिर जो यूनिट प्रोड्यूस होंगे हमारे पास वो इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस के डेटा को हम लिखेंगे, और आगे हमारी सारी चीजें बन जाएंगी। और इसमें भी देखना हमारे पास ऑलरेडी 3 सेक्शन कंप्लीट हो गई। दिस इज सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर, मैं फिर थोड़ा सा इसको पीछे देखता हूँ। पहला सेक्शन था क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी इकट्ठी की। दूसरे के अंदर हमारे पास कास्ट चार्ज वो डिपार्टमेंट था, वो डेटा गिवन थे। तीसरा हमने इंपॉर्टेंट कैलकुलेट किया, अब पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना है, कितना आसान हो गया हमारे पास। हम देखेंगे मटेरियल की कितनी कास्ट है जी, 24,500 डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट कितने की यूनिट इसके, मुझे याद है 5,000 थे, इसको 5,000 पे। इसी तरह से ये जो है 29,450 लेबर के, इसके लिए 47,500 हमारे पास यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट यूनिट है। मैं चलता हूँ अपने थर्ड के अंदर, जिसमें कास्ट पर यूनिट है। कास्ट पर यूनिट का फार्मूला हमें पता है, कास्ट ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ पीरियड हमने लिखा है। मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं आपकी माइंड में, मुझे उम्मीद है अभी तक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखें हमने यूनिट प्रोड्यूस नहीं लिखा, हमने इक्विवेलेंट यूनिट लिखा है, क्योंकि प्रोसेसेस है इसके अंदर कुछ एलिमेंट आपके प्रोसेस के अंदर होते हैं। अब बहुत आसान हो गया जी, कैसे आसान हो गया जी। अच्छा एक और चीज़ है, मैं तो यहाँ पे कंप्यूटर पे आपके साथ कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी वर्कबुक में आप कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो एक बात बड़े मजे की है कि क्वेश्चन को देखने की फिर जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया ना, और यहाँ पे कास्ट चार्ज और डिपार्टमेंट ये 2 सेक्शन बनाए, इसके बाद आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डेटा सारा आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट है। देख लो, हम अब मटेरियल के लिए 24,500, 29,450, 28,500 हमने ये तीनों लिखे। 24,000 मटेरियल की मैं पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ था जी 24,500। इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने कितने अभी अभी कैलकुलेट किए, जो 5,000 थे, डिवाइडेड बाय 5,000, इट मेक्स 0.49 पर यूनिट ऑफ अ मटेरियल। मीन आपके एक मटेरियल के अंदर जो खर्चा हुआ है इस डिपार्टमेंट का वो 0.49 है, और ये बहुत ज्यादा फेयर है, इसलिए कि इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने इसमें कैलकुलेट करके और उसकी जो कास्ट थी उस पर हमने डिवाइड किया। इसी तरह से लेबर पे देखें, लेबर का कितना खर्चा था, ये लेबर का खर्चा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट चार्ज हुए डिपार्टमेंट के अंदर 29,450, ये आ गया 29,450, ठीक हो गया जी। और लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट कितने हमने बनाए हैं, 47,500, 47,500 डिवाइड करो 0.62 पर यूनिट ऑफ लेबर। इसी तरह से हमारे पास एफओएच का कितना खर्चा था इस डिपार्टमेंट के अंदर, कास्ट चार्ज तो डिपार्टमेंट में जाके देखो 28,500, 28,000 एंड
500 और यहाँ पे इसमें 28,500 इसको डिवाइड करो, जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस किए 47,500 डिवाइड करो, इससे आपके पास आएगा 0.60। और इनको अगर आप तीनों को पर यूनिट, जो आपके पास मटेरियल, लेबर और एफओएच का पर यूनिट है, इसको अगर आप सम करें तो आपके पास ओवरऑल पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। बहुत सिंपल। हमारे पास फोर्थ सेक्शन, आखिरी सेक्शन देखता हूँ। आखिरी सेक्शन में हमने क्या बताना होता है? आखिरी सेक्शन बड़ा सिंपल है, जो जैसा कि नाम से जाहिर है कि कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। हमने बताना होता है अमाउंट टर्म के अंदर कि कितनी अमाउंट हमारे पास के जो कि कास्ट है वो हमने फिनिश गुड पे इनकर किए और कितनी कास्ट हमने जो इन प्रोसेसेस यूनिट है उन पे इनकर किए। तो स्टार्ट करता हूँ जी। यहाँ पे हमने लिखा जी कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट या ट्रांसफर टू द स्टोर रूम। हमने कितने 45,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए थे और फिर पर यूनिट कास्ट हमारे पास ओवरऑल क्या है, ये 1.71। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे कि आपके पास 76,950 की वैल्यू आती है। अब ये तो कंप्लीट होकर चले गए आगे, लेकिन 5,000 तो इन प्रोसेस है, जिसको हम अपने डिपार्टमेंट की एंडिंग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस या एंडिंग इन्वेंट्री। इसमें देखो 5,000 हमारे पास थे, जिसपे मटेरियल का, पहले मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मटेरियल में हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे टोटल जो इन प्रोसेस है वो 5,000 है, और 5,000 के 5,000 100% कंप्लीट है। उस पर मटेरियल का सारा काम हो गया है और मटेरियल की पर यूनिट कास्ट हमने क्या कैलकुलेट की थी, 0.49। इसको 0.49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। दूसरा क्या है, लेबर। लेबर में देखो 5,000 यूनिट्स की देखना चाह रहे हैं, 45 वाला काम खत्म हो गया है, जो हमने बना के आगे भेज दिए वो तो चले गए। अब ये हम एंडिंग इन्वेंट्री को देख रहे हैं जो हमारे इन प्रोसेस है, उसके अंदर जो हमारे 5,000 यूनिट्स हैं उस पर 50% काम कंप्लीट हो गया लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें डाटा में गिवन है। और अभी अभी हमने इसका पर यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट किया लेबर का, जो बनता है 0.62। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1550 आएगा। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे इफेक्टिव रेट के लिए भी। 5,000 यूनिट की बात की जा रही है, क्योंकि 45,000 तो चले गए, जो 45,000 चले गए थे उस पे मटेरियल, लेबर, एफओ सारा कंप्लीट हो गया था, इसलिए उसको हमने टोटल ओवरऑल पर यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके आगे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो इन प्रोसेसेस हमारे पास यूनिट्स हैं उनकी हम इंडिविजुअल कास्टों को देख रहे हैं और साथ साथ ये देख रहे हैं कि वो कंप्लीशन के किस स्टेज के ऊपर है। तो यहाँ पे लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि 5,000 नंबर ऑफ यूनिट में से जो थे हमारे, उस पे हमारा लेबर का 50% वर्क डन हो गया है। और जो लेबर का पर यूनिट कास्ट हमने डिराइव किए अभी अभी वो है 0.62। ये वाला कास्ट पर यूनिट के अंदर 0.62, मटेरियल का 0.49। ये देखो 0.49 हमने लिखा, ये 0.62 है। और आगे चल के हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 0.60 की यूज करेंगे। इसी तरह से आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड को भी आप यूज करेंगे। तो इन तीनों को जब सम करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू 5,500। अब देखो क्या कह रहा है, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, लास्ट सेक्शन है और इसमें ऑलमोस्ट लास्ट बात कर रहा हूँ। हमने इसमें सिर्फ दो चीजों की टोटल कास्ट को कैलकुलेट करना होता है। नंबर वन ये कि जो ऑलरेडी हमने गुड्स को फिनिश करके हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेज दिए या स्टोर रूम को भेज दिए, उन पे कितनी कास्ट इनकर हुई है, उसकी कास्ट इनकर करने उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इसलिए आसान है कि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स का पता होता है कि कितने यूनिट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए हैं, और यूनिट का अगर पता है तो पर यूनिट कास्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया ओवरऑल। इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ओवरऑल कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि इस पे मटेरियल का भी सारा खर्चा हो गया है, लेबर का भी सारा खर्चा हो रहा है, फॉरेज का भी सारा खर्चा है। लिहाजा इस पे जो पर यूनिट कास्ट इनकर होगी है ओवरऑल पर यूनिट कास्ट 171, आपका 1.71 पर यूनिट है। 45,000 ट्रांसफर कर दिए, इसको यहाँ पे लिखिए। अब जो रिमेनिंग चीज है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के अंदर जो यूनिट है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी की, उसमें देखा 5,000। अगर आप सिंपल देखें तो ये देखो हमने तीनों में 5,000 लिखी है, क्योंकि 5,000 हमारे इन प्रोसेस है, 45 चले गए, 5,000 रिमेनिंग है। इस पे हमने देखा चूंकि मटेरियल को देखने जा रहे हैं 100% वर्क डन, लेबर का 50% और फिर भी एफओएच का भी 50%, और फिर जो इसकी इंडिविजुअल आपके पास पर यूनिट कास्ट है जो मटेरियल केस में 0.49 है, इसको 0.49
और इसको 0.62 और इसके साथ साथ इसको हम 0.60 जो आपके पास FOH कास्ट है इसको लिखेंगे। तीनों को सम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा और इसका जब टोटल करेंगे, टोटल देख लें, टोटल में आपने जो यूनिट ट्रांसफर कर दिए उसको और जो आपके इन प्रोसेस यूनिट है उसको प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू 82,450 आएगी। और ये देख लो जब यहाँ पे पहुंचोगे तो आप देख लो कि ये हमने 82,450 जो हमारे पास सेक्शन नंबर सेकंड था कास्ट चार्जशुदा डिपार्टमेंट, हमने यहाँ पे ये बोला था कि अगर कास्ट चार्जशुदा डिपार्टमेंट जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है और वो सेम वैल्यू आपके पास बिल्कुल आखिरी जो सेक्शन है जो हमारे पास कास्ट अकाउंटेंट फॉर एज फॉलोस का सेक्शन है ये वाला, अगर इन दोनों की वैल्यूज इसकी वैल्यू और इस सेक्शन नंबर सेकंड की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट है 82,450 का, ये मैं इसको ग्रे करता हूँ 82,450 और ये देख लो यहाँ पे 82,450 दिस इज अ लास्ट पॉइंट और ये लास्ट स्टेप का लास्ट पॉइंट। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मेट पे आपको काफ़ी सारी ऑलमोस्ट 70-80% आप चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे और बिल्कुल CPR के लिए तो सारी अकाउंटिंग के लिए एक ही बात है, लेकिन CPR के लिए तो दूसरी बात ही कोई नहीं है। ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आप वर्क बुक के अंदर इसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके पास वर्क बुक अवेलेबल भी होगी स्टूडेंट्स, अगर वर्क बुक अवेलेबल नहीं है LMS पे अवेलेबल है वहाँ से ले लें, अगर वहाँ से नहीं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको प्रिंट करें और पहले लेक्चर सुन लें एक दफ़ा, फिर इसको प्रिंट करें और उस पर एक दफ़ा अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं बहुत सी वैल्यूज़ को आपके लिए दूंगा उसके अंदर जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों का समझ आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर ही कुछ वैल्यू वहाँ पे मैं छोड़ूंगा जो जिससे आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, उसको देखने हैं फिर आपको समझ आएगी। चलिए मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ, अगली एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। ये भी वन डिपार्टमेंट केस है, आज हम वन डिपार्टमेंट केस को देखने जा रहे हैं। Mini soap manufacturing unit started in to incur cost in the first department for 1,000 a number of soaps. ये बच्चे सोप्स का केस है जी। डिपार्टमेंट्स पहले डिपार्टमेंट में 1000 सोप्स पे प्रोसेस में चले गए। 10 ऑफ अ वीक का प्रोडक्शन साइकिल था हमारा। 600 कंप्लीटेड, 400 इनकम्प्लीट डन। जो 400 इनकम्प्लीट है उनको भी हमें उनका डेटा भी चाहिए होता है, तो उसमें 100% डायरेक्ट मटेरियल का काम 100 का 100% कंप्लीट हो गया। और क्या हुआ, बट 75% कन्वर्जन कास्ट नो लेबर और FOH को कन्वर्जन कास्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मटेरियल का सबका सारे का सारा खर्चा हो गया। सिमिलर केस लाइक केस नंबर 1 और कन्वर्जन कास्ट का 75% आपका एक्सपेंस हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही हो कि मटेरियल का सारा खर्चा हो जाएगा और लेबर और FOH का इक्वल खर्चा होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। मटेरियल का 20% हो सकता है, लेबर का 90% हो सकता है, दूसरे का 30 हो सकता है, कोई परसेंटेजेस भी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आइडिया समझना है कि जो अगर इन प्रोसेस के अंदर भी जो हमारे पास प्रोडक्ट है इन प्रोसेस में उन पे भी वर्क क्योंकि कंप्लीट है तो उसको इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर करके उसको उसमें उसको इक्विवेलेंट यूनिट के लिए यूज करें ताकि आप एक ट्रू एंड फेयर पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट कर सकें। इनकट जी ठीक हो गया जी। फिर हमें आइए, हमें डेटा चाहिए तो मटेरियल 500, लेबर 225 और ये FOH 135। जिन लोगों के पास वर्क बुक है वो पहले लिखना शुरू कर दें। अच्छा, मैं आराम आराम से आता हूँ ताकि आपको साथ साथ आपको फिर ये नजर भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, टाइटल देख लें। सिंपल जैसे स्टेटमेंट्स में होता है कि सबसे ऊपर टॉप ऑफ स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे पास नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द रिपोर्ट और जो भी हमारा टाइम पीरियड है। यू नो दिस इज CPR इज लाइक अ फ्लो स्टेटमेंट और इसीलिए इसके ऊपर फॉर द ईयर एंडेड हमने लिखा है, एक टाइम पीरियड के लिए ये होती है। सेक्शन 1 पैट सेक्शन, कोई खास इसमें काम की जरूरत नहीं है। कितने यूनिट से स्टार्ट किया था, यहाँ पे मेंशन है कि 100 यूनिट हमने स्टार्ट किए थे काम करने के लिए। फिर जी 600 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे कंप्लीट हैं और 400 जो हैं यूनिट्स हमारे इनकम्प्लीट हैं। लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 1000 में डायरेक्टली आउटर कॉलम में, नीचे डबल रूलिंग बंद। यहाँ पे बस ये डबल रूलिंग करनी है।
इसके बाद उस इसी 1000 को एक्सप्लेन किया गया कि जो यूनिट हमारे ट्रांसफर होके वे हाउस चले गए हैं उसकी वैल्यू 600 है, और जो हमारे इन प्रोसेसेस हैं वो 400 है। प्लस करें तो ये भी आपके पास 1000 हमने यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर दिया। अब इसमें हमारे काम की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है। यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो 400 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, इसमें से जो मटेरियल का वर्क है वो तो 100% कंप्लीट हो गए, लेकिन लेबर और एफओएच का 75% कंप्लीट हो गया, 25% अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट सारा डेटा अवेलेबल होता है। 500 यूनिट 500 फॉर मटेरियल अमाउंट 225 और 135, 500 225 और 135, ये वाली वैल्यू इसको मैं यहाँ पे ग्रे वैल्यू करता हूँ। हमें पता है कि इसको आखिर में जाके जो हमारा आखिरी सेक्शन होगा कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, उसमें भी 860 आना चाहिए। अगर 860 आएगा तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट्स में आ जाते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स में जरा बात करते हैं, हम तीनों चीजों को अलग अलग देखते हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच को अलग अलग हम देखते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ मटेरियल के लिए। पहले ये वाला मटेरियल का दोनों सबके लिए हमें पता है कि मटेरियल के लिए भी और लेबर और एफओएच के लिए भी हमारे पास जो यूनिट कंप्लीटेड है वो 600 है। मैंने 600 में लिख लिए। देखो इसके लिए भी 600 लिख लिया, इसके लिए भी 600 लिख लिया। एक और तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से भी 600 लिख लिया। अब क्या है, इसका मतलब है टोटल यूनिट्स कितने थे, 1000 की बात थी ना, इसका मतलब है 400 तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर जो हमारे पास 400 के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो इनकम्प्लीटेड है। मीन ये जो पहले पहले सेगमेंट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर हम अपने टोटल जो यूनिट हमने कंप्लीट किए उनको देख रहे होते हैं, और अगले प्लस के बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो इन प्रोसेसेस को देखते हैं। इसमें देखो ये कह रहा था मटेरियल का 100% वर्क डन, ऑल डन, ये लिखा हुआ है 100% ऑफ मटेरियल वर्क और 75% ऑफ कन्वर्जन कास्ट। लिहाजा हमने इसके आगे लिखा 400 भी 100% है, वो भी मटेरियल के रिलेटेड कंप्लीट है। तो हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल का जो है वो जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट के बराबर है। इसलिए कि सेम केस इसके अंदर 600 वाले तो कंप्लीट करके हमने भेज भी दिए, और जो 400 पड़े हैं उस पर मटेरियल का काम खत्म है। लिहाजा इक्विवेलेंट यूनिट इज नॉर्मल यूनिट ही इसमें कंसिडर होगा। लेकिन हिंद में इसमें सोचने इसमें असल चीज तो इसमें कि इसके जो लेबर का 400 यूनिट वर्क इन प्रोसेस है उसका 75% वर्क डन है। 75% इसको देखें, 400 का 75% बनेगा 300, और 300 अगर 600 में प्लस करें तो आपके पास बन जाएगा 900 टोटल। इसको देखो, इसमें हम नहीं कह सकते कि लेबर का 1000 यूनिट्स जो है हमारे वो कंप्लीट है, नहीं। उसमें से जो 400 यूनिट्स है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से उसका 75% वर्क डन है। 25% अभी नहीं है, वही 25% की वजह से 100 नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे कम हो गए हैं। बिल्कुल ये ट्रू फेयर है। इसी तरह से एफओएच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 600 कंप्लीटेड, 400 इन प्रोसेस। जो 400 इन प्रोसेस है उस पर 75% वर्क डन। 400 मल्टीप्लाई बाय 75 0.75, इट मेक्स 300। 300 प्लस 600 इज इक्वल टू 900। यहाँ पे आ गया, क्योंकि लेबर और एफओएच दोनों का सेम हमारे पास डेटा है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस हैं वो भी इक्वल है। अब बहुत आसान है, पर यूनिट कास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर लिखेंगे 500 मटेरियल के आगे और उसके नीचे लिखेंगे 1000, डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से 225 और 135 900 को डिवाइड करेंगे। ये देखो मटेरियल का 500, ये वाला 500 डिवाइडेड बाय ये यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस 1000। इससे आपके पास पर यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल जो आ गया वो 0.5 है। लेबर का देखो, आपके पास जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपके पास जब 2 सेक्शन बन जाएंगे तो डेटा सारा आपके पास आ जाएगा, फिर आपको पीछे क्वेश्चन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये भी डेटा है, डेटे पे सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर ही तो डेटा है, ये डेटा सेक्शन है। पहले दो इक्विवेलेंट यूनिट भी बन गए। अब लेबर जाओ, लेबर कास्ट देख लो, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के लेबर क्या कितने 225 डन। इसको डिवाइड किसके ऊपर करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर। इक्विवेलेंट यूनिट लेबर का कितना बनता है 900 डन।
गुड 0.25 225 divided by 900 0.25 simple students FOH 135 amount उसका equivalent unit 900 0.15 per unit yeah 0.9 per unit 0.9 कैसे आया है 0.9 आपने टोटल कर दिया जो भी इंडिविजुअल शेयर थे आपके मटेरियल का शेयर था आपका 0.5 लेबर का शेयर आपके पास था 0.25 और FOH का शेयर आपके पास था 0.15 प्लस किया तो 0.9 आ गया आखिरी सेक्शन मुझे पता है आपके माइंड में आखिरी सेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया होगा हाँ दो पार्ट होते हैं एक जो फिनिश कंप्लीट करके भेज दिए 600 हमने फिनिश करके कंप्लीट करके वर्क डन हो गया उसके ऊपर उसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया तो उस पर कौन सी कास्ट होगी जो टोटल कास्ट है क्योंकि फिनिश गुड के ऊपर आपका मटेरियल का खर्चा भी हो गया लेबर का भी हो गया और FOH का खर्चा भी हो गया उसके बाद फिर क्या करेंगे फिर हमारे पास दूसरी चीज एंडिंग इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है एंडिंग इन्वेंट्री को हम मटेरियल लेबर और FOH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम देखेंगे कि मटेरियल के अंदर वो जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो 400 की वैल्यू है उसके अंदर कितना वर्क हो गया और इसी तरह से आगे चलेंगे चले इस पे आते हैं सेक्शन नंबर लास्ट के ऊपर ट्रांसफर टू फिनिश गुड हमने 600 यूनिट्स हमने बनाए आगे ट्रांसफर किए ये 600 हम बार बार कह रहे हैं ये वाले 600 है ये वाले 600 जो हमने क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर शो किए हैं ये हमने आगे ट्रांसफर कर दी इस पे कितनी कास्ट आई हमारे टोटल ओवरऑल पर यूनिट का 0.9 है इस पे 0.9 है जी मल्टीप्लाई करें 600 मल्टीप्लाई बाय 0.9 550 अच्छा ये तो कास्ट वो है कि जो ऑलरेडी देखो हम चलें इसको बाद में बात करनी ये वो कास्ट है जो ऑलरेडी हमने जो चीजें हमने बनाई उनको उन पे फिनिश गुड पे हमने चार्ज की इन प्रोसेस पे आ जाओ जो हमने 600 ट्रांसफर कर दिए टोटल कितने थे जी 1000 थे 600 लिए थे और 400 हमने इन प्रोसेस के ही किए थे तो ये देख लो ये कह रहे हैं 400 के अंदर पहले मटेरियल को देखेंगे मटेरियल का वर्क 100% डन है लिहाजा हमने 100% कर दिया और मल्टीप्लाई किए इसको इसके जो इंडिविजुअल शेयर विच इज 0.05 था इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 क्या है जी 400 इन प्रोसेस यूनिट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए 600 तो कंप्लीट हो गए 400 रिमेन इन प्रोसेस है उस पे मटेरियल को जाके देखा तो वो कह रहा है यहाँ पे कह रहा था कि ऑल मटेरियल मीन मटेरियल वर्क डन है इन 400 के ऊपर और 75% कन्वर्जन कास्ट इस पे वर्क डन है मीन इन 400 पे आपका लेबर और FOH का 75% काम हो गया है सो फिर इस पे चलते हैं 100% और 0.5 हमने यहाँ से उठाया है जो ऑलरेडी आपके पास पर यूनिट कास्ट हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई किया 200 बन गया सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे लेबर के लिए भी 400 प्रोसेस में और इन पे जो कास्ट इनकर है वो 75% है और इसके इंडिविजुअल शेयर जो है वो 0.25 है 400 इन प्रोसेस यूनिट्स के लिए 75% जो इंडिविजुअल उस पर काम हो गए और इंडिविजुअल उसकी जो पर यूनिट आपके पास कास्ट आपने कैलकुलेट कर रखी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास 75% आएगा मीन 400 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू आपके पास 75 कैलकुलेशन भी जरा करके देख लें कि इसी तरह से बनता है मैं भी चेक करता हूँ इस वैल्यू को चलें आपके लिए 400 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इट मेक्स 75 मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन में कोई आपको इशू नहीं होगा इसी तरह से FOH के पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखो बेटा FOH में क्या है FOH के अंदर 400 यूनिट इन प्रोसेस है जिस पे 75% वन को और इसका वर्क डन एंड इसका इंडिविजुअल शेयर 0.15 है तो इससे 45 बनता है इन 275 और 45 को प्लस किया तो हमारे पास 320 की अमाउंट आई है जिसको हमने ऑलरेडी ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की हमारे पास कास्ट है और ये हमारे पास आ रही है फिनिश गुड की कास्ट है दोनों को प्लस किया 680 जबरदस्त ग्रे वैल्यू ये 680 ग्रे वैल्यू को ग्रे वैल्यू के साथ मैंने चेक किया 680 लिहाजा आपका क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए
अच्छा जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस से क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होंगे। इसको हम जल्दी से देखते हैं। हीरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन मेड एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट। हम पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट को देखने जा रहे हैं। एक ही वन डिपार्टमेंट का केस है। अच्छा जी, क्या है जी, 10,000 यूनिट वर स्टार्टेड इन प्रोसेस, जबरदस्त हो गया। और आगे क्या हुआ जी, 9,400 कंप्लीटेड, मीन 600 जो है इन प्रोसेस है। अब आपको ये बात समझ आ गई। पहला फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट, और जो वो आपके 600 इनकम्प्लीट है उसमें वन हाफ कंप्लीट एज अ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। चलें, ये भी हमारे लिए आसानी पैदा कर दी उसने कि जो इन प्रोसेस 600 यूनिट्स हैं उस उनके ऊपर जो 50% वर्क डन है तीनों के लिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी परसेंटेज आपको दी जा सकती है। मटेरियल का भी 50% हो गया है, लेबर का भी 50% और एफओएच का भी 50%। आसानी होगी जी। और हमें तीनों कास्टें भी यहाँ पे दी हैं जो हमें तीन ही चीजें चाहिए होती है। प्रोडक्शन डेटा हमारे पास आ गया, 10,000 प्रोसेस में स्टार्ट किया, 9,400 कंप्लीटेड, 600 अनकम्प्लीटेड, और जो 600 अनकम्प्लीटेड उन पे 50% वर्क डन। और आखिर में हमारे पास मटेरियल 19,400, डायरेक्ट लेबर 24,250 और फैक्ट्री ओवरहेड 4,800 एंड 50 का कास्ट भी आ गया जो सेक्शन नंबर 2 के अंदर आएगा। जल्दी से आ गए जी। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 10,000, इन कंप्लीटेड 9,400 और इनकम्प्लीटेड 600। जो 600 इनकम्प्लीट है उस पे ये डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट, 50% ऑफ मटेरियल लेबर और एफओएच तीनों 50% कंप्लीट है, डन हो गया। इसके बाद हमारे जो एक्सपेंस हैं उसके ऊपर मटेरियल 19,400, 24,250, 19,400, 24,250 और 4,850, 24,250 and 4,850, it makes 48,500 ग्रे वैल्यू। चेक करेंगे फाइनल में आखिर में जाके इस 48,500 को। इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस करना बड़ा आसान, हमें याद है। हम इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस के अंदर तीनों चीजों को हम अलग अलग देखते हैं। मटेरियल के लिए देखो ये तकरीब देखो, ये इसमें तो बिल्कुल एक ही लाइन रिपीट हो रही है। क्यों एक लाइन रिपीट हो रही है? इसलिए कि तीनों के अंदर आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस हैं वो 600 ही है, तीनों में, मटेरियल में भी, लेबर में भी, एफओएच में भी, नंबर ऑफ यूनिट्स। और उसके ऊपर जो वर्क डन है वो तीनों में भी सेम है कि मेन 50% तीनों के अंदर है। लिहाजा ये तो सेम ही लाइन लिखी जाएगी कि 9400 कंप्लीटेड, इसमें भी कंप्लीटेड, ठीक है जी। फिर 600 इनकम्प्लीटेड, और जो 600 इनकम्प्लीट है उस पे 50% वर्क कंप्लीटेड। देन हमारे पास आ जाएगा 9,700, 9,700, 9,700, तीनों एक ही आएंगी क्योंकि तीनों के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए वो भी सेम है। तीनों के लिए 9,400, 9,400, 9,400, और जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं वो तीनों के लिए 600 हैं और उसकी परसेंटेज भी सेम है। पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं जी। अब हमें क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है। पहले दो सेक्शन के बाद हमारे पास डाटा ऑलरेडी आ गया, बल्कि अभी तो हमने 3 सेक्शन बना दिए। फोर्थ सेक्शन के अंदर पर यूनिट कास्ट, ये भी मटेरियल, लेबर और एफओएच के अलग अलग कैलकुलेट करते हैं हम जी। मटेरियल में देखो कितना खर्चा आया था। ये मटेरियल सेक्शन, कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट 19,400, 90,400, और इसके यूनिट कितने हैं जी, इक्विवेलेंट यूनिट 9,700। ये 9,700 देखो तीनों में एक जैसे हैं चूंकि तीनों सेम हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आए हैं। और कास्टें 24,250 हमारे पास, ये देख लो 24,250 हमारे पास डायरेक्ट लेबर है, और इसी तरह एफओएच 4,850 है। इससे हमारे पास इस 2.5 और 0.5 टोटल हमारे पास आ गया 5 पर यूनिट। आखिरी सेक्शन जिसमें हमने अपना पूरा हिसाब देना है कि जो फिनिश गुड है उस पर कितना खर्चा है और जो इन प्रोसेस उस पर कितना खर्चा है। फिनिश कितने किए जी, 9,400 फिनिश किए थे जी। उस पर कितनी पर यूनिट कास्ट 5 थी, 5 हमने मल्टीप्लाई किया, इससे 47,000 हमारे पास यहाँ पे आ गए। इन प्रोसेस के अंदर कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, जस्ट 600, और उस पर इंडिविजुअल भी हमारे पास गिवन है। मटेरियल के हवाले से हम देखेंगे तो हमारे मटेरियल के हवाले से हमारे पास 600 हैं। और ये देखो इसमें ये दो एलिमेंट्स सब में एक जैसे ही होंगे, फर्स्ट 2 एलिमेंट, क्योंकि दोनों के लिए जो एंडिंग यूनिट्स हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए वो 600 हैं, और उन पे वर्क डन भी 50% है। लेकिन उसके चूंकि हमने पर यूनिट कास्ट इसकी इंडिविजुअल मुख्तलिफ है,
इसलिए हमारे पास लेबर की पर यूनिट कास्ट है 2.5, बल्कि लेबर से भी ऊपर चले जाते हैं। पहले मटेरियल को देखते हैं, 2 है इसका, 2, यस 2 पर यूनिट मटेरियल 2, 2.5 फॉर लेबर और 0.5 फॉर FOH। इनसे वैल्यू जनरेट करें और उसको प्लस करें तो ये अमाउंट हमारे पास बनेगी 1500। देन लास्ट वैल्यू इज द ग्रे वैल्यू, जो हम चेक करते हैं। ग्रे वैल्यू कोई लिटरेचर में इसका नाम नहीं है, मैंने इसको दिया है क्योंकि मैं ग्रे कर रहा हूँ। इसको सिर्फ चेक किया जाता है कि ये अगर 48,500 आपका जो सेकंड सेक्शन था कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, उसके साथ देखें मैच कर गया 48,500। देखो अच्छा, मैं एक बात ये बात करना चाह रहा था, देखो ये क्यों मैच होता है, क्वेश्चन है ना, मैच होना चाहिए ना यार। इसलिए मैच होना चाहिए कि ये हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की, कि डिपार्टमेंट के अंदर जब मटेरियल आया था तो उसकी कास्ट 14,400 थी। अब हम अकाउंटेबिलिटी करके ये बता रहे हैं कि वो सारे का सारा हमने खर्च कर दिए, वो या तो वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हुआ या फिनिश गुड के ऊपर, जैसे भी हुआ या नहीं भी हुआ, तो उसमें कोई भी हमारे पास मटेरियल जो है वो लॉस नहीं हुआ, कोई थेफ्ट नहीं हुआ या वगैरह वगैरह। ये देखो यहाँ पे जब हमें इस डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो तीनों कास्ट जब हमने चार्ज की थी तो 48,500 था, ठीक है। अब यहाँ पे तो डिपार्टमेंट को चार्ज की और यहाँ पे आखिर में आके आपने डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी देनी है कि वो वैल्यू जो आपके पास आई थी 48,500 वो आपने किन किन जगह पे प्लेस किए। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि 47,000 का तो बिल्कुल पूरा काम खत्म हो गया है, वो तो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए सारा। उसके ऊपर हमारे पास मटेरियल लेबर एफर्ट कितने कितने पार्ट थे वो ऑटोमेटिकली हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। और इसके साथ फिर हम ये भी बता रहे हैं कि रिमेनिंग जो 1500 का पोर्शन है वो भी हमारे इन प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास 600 यूनिट्स हैं उसके ऊपर इनकर हो गया है जो है प्रोसेस है। तो ओवरऑल आप ये बताने जा रहे हैं कि हमारे जो जितनी कास्ट हमें डिपार्टमेंट को भेजी हुई थी उतनी कास्ट के अगेंस्ट हमने काम या तो पूरा कर दिया, और जो नहीं हुआ जो थोड़ा है वो करके उसको आप प्लस कर देते तभी जाके आपको बराबर। आखिरी क्वेश्चन जल्दी से देखूंगा यार, प्रोडक्शन एंड कास्ट डेटा फर्स्ट डिपार्टमेंट एक्सीलेंट, ठीक है जी। अब हमें चीजें समझ आने शुरू हो गई जी। 5,000 से शुरू किया, अच्छा हमें कि ये डेटा चाहिए होता है जी, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम देखना ये चाह रहा 4,500 कंप्लीट हो गए, और सिंपल सी बात है 500 इनकम्प्लीट होंगे, और जो उसमें क्या है 50%, 40%, 60%, ये देखें इनकी रेशियोज अब सबकी डिफरेंट आ गई है। फॉर मटेरियल के लिए 50% वर्क डन, लेबर के लिए 40% और FOH के लिए 60% वर्क डन। और इसके साथ साथ हमें ये तीसरी चीज ये भी हमें गिवन है, पहले हमें कास्ट का डेटा, प्रोडक्शन का डेटा अवेलेबल है, फिर परसेंटेज हमें वर्क इन प्रोसेस का डेटा अवेलेबल है, और आखिर पे कास्ट का डेटा हमें अवेलेबल है। शुरू करें जी। यूनिट स्टार्टेड प्रोडक्शन 5,000, 4,500 कंप्लीटेड, 500 इनकम्प्लीटेड, और जो इनकम्प्लीट है उस पर मटीरियल कास्ट है हमारे लिए 50%, लेबर 40%, मटीरियल 50% मटीरियल, 40% लेबर एंड 60% FOH। कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर ये तीनों वैल्यू गिवन 49,875, 49,875, then 59,995, 59,925, 59,925, and last values are 40,032. 40,032, it makes 149,830, 149,832 ग्रे वैल्यू। इक्विवेलेंट यूनिट कैसे बनाएंगे, मटेरियल लेबर और FOH का अलग अलग करेंगे, एक ही देखते हैं आप, बाकी आपको पता है। मटेरियल के लिए देखें तो मटेरियल के लिए भी हमारे पास जो ऑलरेडी यूनिट कंप्लीटेड है वो 4,500 है, 500 इनकम्प्लीट, और रेट इसका जो है 50% है। रेट्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं रेट। मटेरियल के लिए 50%, ये अलग कलर कर देता हूँ, लेबर के लिए 40% और 60% जो है वो आपका FOH है। ओके जी, फिर आगे यहाँ पे हम पहुंचे थे 50%, और इससे आपके पास ये इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। मटेरियल लेबर के लिए भी 4,500 आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए, और जो इनकम्प्लीट है वो 4,500 है, क्योंकि 5,000 हमने स्टार्ट किया था, 5,000 से स्टार्ट किया था, 4,500 कंप्लीट किया था,
500 इनकम्प्लीट है, और जो इनकम्प्लीट है लेबर उस पर 40% ऑफ लेबर जो है वो हो गए, ये मेंशन है 40% ऑफ लेबर। और लास्ट पे 4500 फॉर मटीरियल फॉर एफओएच, 500 वर्क डन, 500 पे 60% वर्क डन, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे 4500 और 50,500 का 60% कैलकुलेट करेंगे, इट मेक्स 4800। इक्विवेलेंट यूनिट के बाद हमें पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हम अमाउंट को यहाँ पे कास्ट चार्ज और डिपार्टमेंट से उठा लेते हैं और इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने अभी जनरेट की। जैसे अगर हम मटेरियल की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो 49,875 डिवाइडेड बाय 4750, ये देख लें 49,875 डिवाइडेड बाय 4750, ये इसके अमाउंट, इस पे जो कास्ट था मटेरियल के ऊपर ये था 49,875, और इस पे जो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं वो हैं 4,750। 49,875 डिवाइडेड बाय 4750, इससे आपके पास आ गया 10 पर यूनिट फॉर मटेरियल। इसी तरह से लेबर के लिए देख लें, लेबर की कास्ट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे मौजूद है 59,925 डिवाइडेड बाय 4700। ये देखो 59,925 डिवाइडेड बाय 4700, इससे हमारे पास 12.75 की वैल्यू आती है। इसी तरह से जी एफओएच को देख लें, एफओएच ये लास्ट वैल्यू है यहाँ पे 40,032, और इसकी ये वैल्यू है आपके पास पर यूनिट इक्विवेलेंट पर यूनिट आपने जो कैलकुलेट किया, या इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस जो आपने कैलकुलेट किया 4,800 है। तो ये देखें 40,032 डिवाइड बाय 4,800, 8.34, और इससे ओवरऑल जो हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए कास्ट बनती है पर यूनिट वो आपकी 31.59 है। आखिरी सेक्शन है बेटा, आखिरी सेक्शन के अंदर हमने ये करना है कि आपके अब अकाउंटेबिलिटी हमने देनी है कि जी आपको आपके 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 डिपार्टमेंट को तो हमने 1,49,832 रुपए की मटेरियल लेबर और एफओएच दिए थे, तो वो आपने कहाँ पे कंज्यूम किया है उसका आप हिसाब दें, अकाउंटेबिलिटी है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि आप अपनी कास्ट की अकाउंटेबिलिटी शो कर रहे हैं। तो इसमें जो 4,500 यूनिट्स थे हमें पता है कि हमने कंप्लीट करके आगे भेजा, और जिस पे हमने ओवरऑल उसकी पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट किया 31.59 बनती है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 142,155। अब देखना ये है कि ये तो चले ही गया, लेकिन कुछ इन प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास 500 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उन पे मटेरियल लेबर और एफओएच के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कितनी कास्ट इनकर है वो भी हम अकाउंट फार्म में लिखते हैं। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 500 यूनिट्स हैं, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से 500, इसमें देखो कि 500 तीनों में सेम है, इसलिए कि ये हम एंडिंग इन्वेंट्री की काउंट फार कर रहे हैं। ऊपर हमने फिनिश गुड का काउंट फार किया डायरेक्टली 142,155, उसका आंसर आ गया। अब हम जो इन प्रोसेस हमारे पास हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि इनके ऊपर देखो 50%, 40%, 60% ये गिवन है, 50% फॉर मटेरियल, 40% फॉर लेबर एंड 60% फॉर एफओएच। ओके, और उसके बाद फिर हमें उसका इंडिविजुअल जो आप दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर तो मटेरियल और लेबर का पूरा काम हो गया, लेकिन इस पे इंडिविजुअल काम है, लिहाजा इसकी इंडिविजुअल की हम देखेंगे। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 10.50 है, ये देखो 10.50, और लेबर में 12.75, एंड लास्ट वन इज एफओएच 8.34, और ये 50%, 40%, 60% वर्क डन की बात है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएंगे, सम करें तो आपके पास 7,677, और ये शो कर रहा है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी कास्ट है, और फिनिश गुड की कास्ट में प्लस करें तो आपके पास आंसर आ गया ग्रे वैल्यू, जिसको हमने बोला इसके ऊपर आपके पास 149,832, 149,832। दिस मीन्स आपके पास जो कास्ट आई उसको आपने अकाउंट फार भी कर दिया, आपने बता भी दिया
कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन के अंदर, आज की लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने ओवरऑल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और प्रोसेस कास्टिंग को सीखने की कोशिश की है। प्रोसेस कास्टिंग जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये बेसिकली ऐसे बिजनेसेस में यूज़ की जाती है जहाँ पे उसकी प्रोसेसेस हों, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, उसकी जो प्रोडक्ट हो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो और उसमें मास प्रोडक्शन किए जाए, उसमें ये होमोजीनियस नेचर का प्रोडक्ट बने, उसमें आपका प्रोसेस कास्टिंग यूज किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि एट एंड ऑफ अ प्रोसेस कास्टिंग जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या प्रोसेस कास्ट शीट। प्रोसेस कास्ट शीट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब प्रोसेस कास्ट शीट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर 5 सेक्शंस, क्वांटिटी स्केड्यूल, कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, सिंपल, दोनों डेटा अवेलेबल। इक्विवेलेंट सेक्शन हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। हम ये देखने जा रहे होते हैं कि जो यूनिट ऑलरेडी फुली कंप्लीट है और जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं उनको भी हम फुली कंप्लीट यूनिट के बराबर उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करके एक इक्विवेलेंट यूनिट हम बनाते हैं, जिससे पर यूनिट कास्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा फेयर आ जाती है। और पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करने के बाद फिर आखिरी जो हमारे पास सेक्शन होता है वो कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो है, जिसके अंदर हम अपने जो हमारी फिनिश गुड की कास्ट और जो इन प्रोसेस की कास्ट है उसको बराबर करते हैं, उसको अकाउंट फॉर करते हैं। और अगर वो आपके पास कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो जो सेक्शन नंबर हमारे पास 5 है उसकी कास्ट, अगर कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट आपके सेक्शन नंबर 2 के साथ बराबर हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 14.4 था, इसके अंदर देखें सेक्शन कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इस सेक्शन की वैल्यू अगर आपके पास जो 149,832 थी, सेम आखिरी सेक्शन या आखिरी पॉइंट, आखिरी वैल्यू जो आपने आइडेंटिफाई करेंगे उसके बराबर अगर आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अवेलेबल है कुछ आपका कोर्स पोर्टल के ऊपर आपके चीज़ें अवेलेबल हैं अकाउंटेंसी नॉलेज के अंदर। और साथ साथ मैं आपके LMS को भी अपडेट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम अपना सारा मटेरियल जितना भी है उसमें मैं उसको पुट कर दूंगा। तो आपने देखना ये प्रोसेस कास्टिंग की जो वर्कशीट, ये जो वर्क बुक है, इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा ये प्रोसेस कास्टिंग के अंदर। और इसी प्रोसेस कास्टिंग के जो MCQs हैं इसके अंदर हम 2 लेक्चर देखेंगे। एक लेक्चर और भी है जो लेक्चर नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 15, लेकिन इसमें इसके जो MCQs है वो सिर्फ 20 हैं। और उसके साथ साथ आपके पास कुछ इसके MCQs और फिर आखिर में आपके पास प्रोसेस कास्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स 4-5 प्रॉब्लम भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे भी आपके पास प्रॉब्लम के लिए PDF डॉक्यूमेंट है जिसको आपने डाउनलोड करें, उस पर प्रिंट करें और उस पर फिर इसको करें। बड़े मज़े का एरिया है, 2-3 1-2 क्वेश्चन। बल्कि अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस CPR को सीखना चाह रहे हैं और मैंने आपको बताया कि CPR इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, तो इसमें सिर्फ आप इसकी जो भी शीट है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करें, इसको प्रिंट करें। अब आपने पूरा लेक्चर सुन लिया है तो इसको बिल्कुल आराम से बैठ के आप खुद सॉल्व करें। और जब आपका सॉल्व हो जाए और कभी अगर आपको एरर आए तो वीडियो को आगे पीछे करके वो अपना जहाँ पे आपका एरर है उसको आइडेंटिफाई करें। और अगर वंस आप इसको कंप्लीट कर दें तो फिर आपको प्रॉब्लम्स को भी इवन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसके अंदर हमने 3-4 क्वेश्चन रखने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको क्लास के अंदर करवाई जाए। बारह, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 15 में, जहाँ पे हम आपके एक से ज़्यादा जो 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास डिपार्टमेंट होंगे उनमें कैसे हम इसको प्रोसेस कास्टिंग को देखेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।